हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या हाल है? कुछ नहीं सर, आप ही बोलना है। अच्छा, वो जो क्वेश्चंस आपको दिए थे वो कर लिए? हाँ सर, एक लास्ट वन में नहीं समझ में आया था सर वो मेरे को। यस सर। बाकी सारे कर लिए? हाँ सर, करवा लिए सर। ये वाला हो गया। रिमाइंडर व्हेन 2 पावर 101 डिवाइडेड बाय 101 हो गया ये। सर उसका एक थ्योरम आया था ना सर, फर्मेट थ्योरम। में गूगल में सर्च किया सर इसके बारे में। हाँ। तो फर्मेट थ्योरम बोल के एक था सर। हम्म। उनका जो भी वो पावर रहता ना, 2 पावर समथिंग प्राइम नंबर रहता ना, उसको हम्म। क्या आ जाएगा, वो प्राइम नंबर ही आ जाएगा उसका। ऐसा सोचा सर। ये कौन बोल रहा है पीछे से? नहीं सर, इधर वो रिपेयर ही करवा रहा आ रहे हैं सर, अच्छा। इसलिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बट ऐसा है ना, देखो, बाकी हम करने को जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं थ्योरम या सब कुछ ना कुछ है। ठीक है। यस सर, यस पर सर। उसको उस तरीके से नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ सर। जो हमारा अपना कन्वेंशनल तरीका है पढ़ना, उसी तरीके से है। सही है सर। ठीक है आसमा। हाँ सर, मैंने किया पर नहीं आया? आंसर नहीं आया मेरा। क्यों? पता नहीं, मे भी आंसर नहीं बना? नहीं। ये आंसर। टू ही आ रहे थे सर। हाँ, 2 ही आ रहा है आंसर तो। बट आंसर यहाँ से जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, इसमें यहाँ पर मेरे को लग रहा है इसके बाद कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ठीक है, बट यहाँ तक तो ये एक्सप्रेशन ठीक है। 68 इंटू 16, एक मिनट, 16 इंटू 9 इज हाउ मच? 16 इंटू 9 इज 144, है ना? यहाँ तक ये इसमें कुछ, यहाँ पर आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा, ये अब तो होगा नहीं। इसको हटाएं, इसको एज इट इज़ लिखें। ठीक है, मतलब इस वाले को हटाएं। तो 68 इंटू 9 विल गिव यू 612। ठीक है। तो 612 इंटू, मतलब ये इंटू ये और ये इंटू ये विल गिव यू हाउ मच? 640, है ना? 640 डिवाइडेड बाय 101। अब 612 डिवाइडेड बाय 101, तो 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 टाइम्स करेंगे तो 606, रिमाइंडर निकालेंगे तो 6। 640 में से करेंगे तो इट विल बी 6 टाइम अगेन, इट विल बी 34। ठीक है, डिवाइडेड बाय 101। तो ये आपका आएगा 6, ये आएगा 204। ठीक है, डिवाइडेड बाय 101। सो दिस विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ 2, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा 202 और 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है। मतलब हमने जैसे इसको स्टार्ट किया था 2 की पावर 10 से करके, आप इसको चाहें तो 2 की पावर, मतलब 2 की पावर 3 से भी कर सकते हैं, है ना? एक मिनट में आपको बताता हूँ। आपने किससे ट्राई किया था आसमा?
2 की पावर 7 से 2 की पावर 7 से, हाँ 2 की पावर 7 से भी कर सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 7 उसकी होल पावर 14 ऐसे करके। ठीक है, उसकी होल पावर कितनी बनेगी? 14 ना। हाँ सर 7 14 7 98, फिर 3 बाहर बचेगा, तो आप उससे भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, बट फाइनली आपका आंसर यही बन जाएगा। ठीक है, हाँ सर चाहो तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर अगर मान लो वहाँ से नहीं आया तो एक बार इससे भी ट्राई करके देखना, सीधे 10 की पावर रिड्यूस करके, नहीं तो 2 की पावर 7 करके भी बन रहा है। मैंने दोनों से ट्राई किया था। ठीक है, ओके चलो सर। आगे बढ़ें। ये हो गया, ये हो गया, ये। सर वो वाला हाँ, क्वेश्चन था जिसमें हमने ए और बी का ऐसे ही आंसर बोल दिया था, वो वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छा, शुरुआत में जो था 5 और 7 वाला, हाँ वो वाला। वही वाला ना? हाँ वही वाला। ये। हाँ ये हाँ। सर, यहाँ पे मैंने इसको किया वापस सॉल्व। हाँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है उसको हाँ। आप एक लिख लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखें। हाँ। और ठीक है। हाँ ये जो ए प्लस इज इक्वल टू 24 होगा वो, हाँ। इसमें ए प्लस बी जो ऊपर हमने लिया है वैल्यू 12 उसका यहाँ पे, ये। हाँ वो वैल्यू इधर ए प्लस बी पे डालेंगे, 12 हाँ, तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। टू आ जाएगी। हाँ अभी इन ए प्लस बी 12 ए माइनस बी 2, हम्म। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू 5 आएगा। हम्म। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू को उठा के आपने यहाँ रख दिया, वहाँ से a माइनस बी निकाल लिया, तो a प्लस बी की एक इक्वेशन आ गई, a माइनस बी में एक इक्वेशन आ गई, है ना? हाँ तो सर। ठीक है, वो भी ठीक है। ए प्लस बी बेसिकली मेन प्रॉब्लम यहाँ तक आने में है। इसके बाद तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई, तो फिर आप कुछ भी करके निकाल सकते हो, है ना? जैसे हमने यहाँ पर रख के निकाला, यहाँ से हमने डायरेक्ट ए और बी निकाल लिया, आप यहाँ पर रख के ए और बी में एक इक्वेशन और बना लो। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? ओके सर। चलो, ये वाला हो गया। हाँ सर। हाँ सर। कितना आ रहा है इसका आंसर? 105। 105 एक या मिनट सर, या 205? सर 105 सर। आसमा क्या आ रहा है, 105? मैंने पता नहीं कहाँ किए हुए हैं यार ये कुछ। 105 सर। 105 ही आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, 105 ही है आई थिंक यार। मुझे प्रॉब्लम यह है कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं ट्राई तो किए, बट कहीं सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किए, तो मुझे एग्जैक्टली 205 आ रहा है यार मेरा तो। 105 कैसे आ रहा है आप लोगों का? सर मैं सॉल्व किया सर। पूरा सर मल्टीप्लाई करके? लास्ट थ्री डिजिट मतलब 345 इंटू 789 तो हाँ। 105 हम्म। आता है। एक बार देखते हैं। इधर 1 2 3 4 5 लेके लास्ट में 7 8 9 लेगा सर, आता है। हाँ, मतलब केवल इतना ही लेते हैं बस। ठीक है, 5 4 36 40 4 27 31। ठीक है, नेक्स्ट 8 से इसको हटा देते हैं। 8 5 ज़ा 40, फिर यहाँ पर 4 32 36, कैरी 3 24 27। ठीक है, ठीक है, 7 से करते हैं तो 35। अब इससे आगे जाने का मुझे कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा। ठीक है, बट चाहना चाहो तो मैं एक स्टेप और चले जाता हूँ। 35 का 3, 28 और 3, मतलब 28 और 3 इज़ 31, 3 21, और 3 यहाँ, 21 और 3 24। ठीक है, 5 0 6 और 6, 6 और 5 11 और 1 12, 10। इसके आगे को क्या करूँ जाके, 10 11 12 आ रहा है वैसे ये भी। तो लास्ट में 205 भी तो आ रहा है।
सर तुमको 10 ओ 3105 है ना सर, वो 3005 होता है सर। 3005 होता है। यस सर। 944 36, अच्छा 36 और 4 होगा वो, ठीक है। आप चेक करो सर। ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो, दिस वन, ये भी हो गया। हाँ सर। कितना नहीं आंसर सर। है? डी सर। एन की वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू बताओ। 7। अरे डी की, ये एन की वैल्यू बताओ, एन की, यार क्या बोल रहा हूँ मैं भी, डी नहीं, एन की वैल्यू बताओ। कैपिटल एन पूछा है ना, कितनी आ रही वैल्यू? बताओ। 1265। 1265। यस सर। आसमा, हाँ सर। आ रही है? नहीं सर, नहीं किया मैंने। क्यों? मतलब आधा किया, जैसे कि ये जो सिक्स क्या करा, स्टार्टिंग बताओ। ट्वेल्व 6, 12, 15, 18 का एलसीएम लिया सर। हाँ, कितना आएगा? 180 आएगा। हाँ 180 n प्लस 5 इज हाँ इक्वल टू 11 का मल्टीपल होगा। हाँ। फिर उसके आगे नहीं किया सर। मतलब जो आपने पहले एलसीएम निकाला 180 प्लस एन प्लस 5, मतलब नंबर इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। और ये नंबर जो है वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अगर आप इस 180 को डिवाइड करें बाई 11, तो व्हाट यू विल गेट? 16 4। इंटू 11 प्लस 4, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाई 11, मतलब सॉरी एन प्लस 5, मतलब 180 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको आप 16 इंटू 11 एन प्लस 4 एन प्लस 5 ऐसे लिख सकते हो, है ना। अब यस सर। ये वाला जो टर्म है ये तो 11 से फैक्टर होगा ही, मतलब 11 से मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें तो 11 है अपने आप में। अब अगर हमें पूरा नंबर को 11 से मल्टीपल बनाना है तो ये पार्ट जो है 11 से मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो n की वैल्यू को आप 1 रखेंगे तो 4 प्लस 5 9 बनेगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 11। 2 रखेंगे तो 8 प्लस 5 बनेगा, दैट इज 13, फिर से नहीं होगा। 4 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे तो 17 आएगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 21 आएगा। 5 रखेंगे तो 25 आएगा। 6 रखेंगे तो 29 आएगा। 7 रखेंगे आप तो 4 इंटू 7 इज 28 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 33। तो n इक्वल टू 7 पर जाके ये मल्टीपल बनेगा किसका? 11 का, वेलकम। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली वैल्यू रखनी होगी n इक्वल टू 7, ठीक है। तो 180 इंटू 7 विल बी 1260 प्लस ये वाला 5 दैट इज 1265, ठीक है। तो 1265 इज बेसिकली लाइज बिटवीन 1200 एंड 1300, ठीक है। ओके सर। ये वाला हाँ सर। आंसर 20। 20 7। 27, ये तो एक स्टेप में हो जा रहा यस सर। है ना। -1 आ रहा है, फिर प्लस 28 तो 27। ये वाला सर ये भी आया सर मेरा। कितना आ रहा है? 6 आया सर। 6 आया, हाँ सर। कैसे, क्या करे हो ये तो बताओ। रिमाइंडर वाला ही उसको किया। देखो 100/9 किया, उसका 1 to the power 97 हाँ ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। हो गया। अब 3 + x होगा, 3 + x/9, तो हाँ, फिर x प्लस मतलब थ्री थ्री एक्स। प्लस थ्री इक्वल प्लस टू एक्स जो है वो 9 होना चाहिए, 3 + x इक्वल टू 9, करेक्ट। तो तभी प्लस रिमाइंडर 0 आएगा, है ना। तो x की वैल्यू विल बी 9 - 3 दैट इज 6, ठीक है। हाँ सर। ये हो गया। ये वाला हाँ सर, ये भी किया। आंसर हाँ सर 5 सर। 5। हाँ। यस सर। इसमें तो एक एक करके चेक ही करा होगा, और क्या करोगे, हाँ सर, चेक ही है है। ना। कि क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, अब ऐसे क्वेश्चंस में इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन भी दिए हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बिना ऑप्शन के तो चेक करना बहुत ही रैंडम हो जाएगा कि कहाँ किस रेंज पर चेक करेंगे।
तो अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू को 3 बनाने की कोशिश करें तो x की वैल्यू या तो 1 2 या 2 1, ठीक है। 4 बनाने की कोशिश करेंगे तो या तो 2 2 या 1 3 या 3 1 ऐसे करके। फिर 5 बनाने की कोशिश करेंगे तो 1 4 4 1 2 3 3 2 या 2 3, है ना, मतलब 1 4 4 1 2 3 या 3 2, चार ऑप्शन। उन चारों में बस से आप देखेंगे कि 3 ऑप्शंस में ये प्राइम नंबर बन रहा है, ठीक है। तो आंसर इज सी 5, ठीक है। ये हो गया ये ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये सर। कंप्लीटली डिविजिबल है ना, ये तो, हाँ ये तो वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। ये तो वैसे भी दिख रहा है कंप्लीटली डिविजिबल, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, है ना। हाँ सर। ठीक है, ये वाला, सर आप इसको करवाइए। ये वाला गणेश कुमार हाँ सर करवा दिया सर मैंने। हो एक गया। मिनट। हाँ सर। कैसे करा, एक मिनट। कैसे करा? एक मिनट सर। हम्म। हाँ सर मैंने एन को ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर 1 दिया था सर। पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, ऑड नंबर भी आता है ना सर। सो इसलिए मैंने कर दिया 327 प्लस 173 डिवाइड 500 कर दिया, वो 1 आया था सर। वो ऑड भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है, सो इसलिए ये आया था सर मेरा आंसर। वैसे 2 रख के देखा तो सर आएगा नहीं वो, बाय 500 नहीं आएगा। ऑलवेज नहीं पूछे ना। तो आंसर क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि ये ऑप्शन जो है डी वाला, इसके लिए पहले बिना उसके चेक करना पड़ेगा ये, ओके। बिना बिना एन की वैल्यू रखे, मतलब बिना एन की इन कंडीशंस के बिना चेक करना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि ऑप्शन डी को भी तो ध्यान में रखना है कि बिना किसी स्टेटमेंट के आंसर आ रहा है। तो एन की वैल्यू को आप 1, एन की वैल्यू को 2 ऐसे रखें, ठीक है। क्लियर है बात? हाँ सर। तो एन की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? 1 आ जाएगा। 0 12। आएगा। सर 0 0 आ जाएगा, सॉरी। एन की 0 वैल्यू को 1 रखेंगे, क्या रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर बताना पड़ेगा ना, डिविजिबल है या नहीं है, तो रिमाइंडर से ही चेक 0 करेंगे ना। 0 आ जाएगा सर। 0 हो जाएगा। हाँ आसमा, सर। हाँ सर, कब 0, 0 हो जाएगा। एन में तो 1 में 0 हो जाएगा, 2 हाँ में, सर, 2 में 500 से डिविजिबल नहीं है सर, मैंने देखा उसको। नहीं तो वही तो, डिविजिबल कैसे चेक करोगे, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर हम्म, n इज इक्वल टू 2 रखे 327 स्क्वायर प्लस 173 स्क्वायर बाय 500 किया। हाँ, तो कैसे चेक करोगे उसको? तो ये नहीं किया ना सर, इतना ही किया, आगे नहीं किया। अच्छा, तो यही तो मतलब, स्टेटमेंट में ऑड नेचुरल नंबर अरे बोलते हैं ना यार सर। मेरे भाई, तुम बात को नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये वाले ऑप्शन के बिना, ये स्टेटमेंट के बिना भी तो चेक करना पड़ेगा कि किससे आ रहा है आंसर। सर विदाउट ये स्टेटमेंट लेके भी हम मान सकते हैं सर, ऐसा कैसे मान भी। सकते हैं यार? तुम मानने के चक्कर में तुम आप बवंडर कराओगे पेपर में, मैं बता रहा हूँ भाई। इतनी आसान नहीं है चीज़ें जितनी तुम समझ रहे हो, क्योंकि जब तक ये फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं था तब तक आपको स्टेटमेंट से चेक करना पड़ता था। लेकिन जब से ये ऑप्शन आ गया तब से पहले इन स्टेटमेंट के बिना चेक करना पड़ेगा ना। क्या पता, हो सकता है कि 1 2 3 हर में ये वैल्यू आपकी डिविजिबल आ रही हो या हर में नहीं आ रही हो, तो फिर तो स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। पहले बिना स्टेटमेंट के तो चेक करो, स्टेटमेंट में फिर जाएंगे कि नेचुरल ऑड बोला है, इवन बोला है, क्या बोला है। समझ रहे हो बात? हाँ सर। तो आपने एन की वैल्यू को 1 रखा, ठीक है। तो 327 टू द पावर 1 प्लस 573 टू द पावर 1, मतलब वो दोनों 327 प्लस 173 आ गया। डिविजिबल बाय 500 करा तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिविजिबल है एन इक्वल टू 1 पे, ठीक है। लेकिन एन इक्वल टू 2 रखोगे तो 327 की पावर 2, तुम बात को नहीं समझ रहे हो यार। 327 की पावर 2 और प्लस 173 की पावर 2, इसको डिवाइड करो बाय 500। अब ये चेक करना है कि क्या ये ऊपर इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, ठीक है।
अब इसको आप देखोगे तो 327 का स्क्वायर, इसको ऐसे इट इज रखो, क्योंकि 327 डिवाइडेड बाय 500, रिमाइंडर विल बी 327, तो यही आ गया। अब इसमें अगर आप चेक करते हो नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके, तो ये -327 की बनेगा रिमाइंडर, यस और नो? हाँ सर। 173 डिवाइड बाय 500 -327 बनेगा ना। अब इसका स्क्वायर कर लोगे आप, जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 327 का स्क्वायर प्लस 327 का स्क्वायर, तो रिमाइंडर जीरो तो नहीं आएगा, यस और नो? यस सर। फिर आप इसको पावर 3 में करोगे अगर चेक, तो 327 टू द पावर 3, ठीक है, प्लस अगेन इसकी पावर 3 करके रिमाइंडर निकालोगे तो -327 की पावर 3 आ जाएगा, यस और नो? यस सर। अब ये 327 का क्यूब है और ये -1 का क्यूब है, तो ये बाहर से माइनस साइन कर देगा, यानी कि 327 का क्यूब -327 का क्यूब, तो क्या बन जाएगा? 0। अगेन जीरो, ठीक है। तो यानी कि जब आप बिना किसी चीज़ के, मतलब बिना किसी स्टेटमेंट को देखे अगर चेक कर रहे हो, तो अगर जब n की वैल्यू 1 है, मतलब n की वैल्यू जब ऑड है, तो ये डिविजिबल हो रहा है, जब n की वैल्यू इवन हो रही है तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या ये डिविजिबल है 500 या नहीं, आप बिना स्टेटमेंट देखे तो चेक नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। बात हुई क्लियर? अब इसके बाद कहानी शुरू होगी कि स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है। अब स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि n जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर है तो इससे आंसर आ रहा है, क्योंकि ऑड में तो जीरो आ रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। हाँ सर। अब लेकिन कह रहा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, यस है सर। ना, लेकिन उसमें नहीं होगा, क्योंकि n सिर्फ पॉजिटिव होने से आंसर नहीं बन रहा है ना। n आंसर तब बन रहा है जब ऑड नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो उसमें जो n की वैल्यू ऑड है उसमें तो ये डिविजिबल हो रहा है। लेकिन अगर n की वैल्यू इवन हो रही है तो डिविजिबल, n की वैल्यू इवन हो रही है तो डिविजिबल नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 से भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर किससे आ रहा है? सिर्फ स्टेटमेंट 1 से। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। ए, ठीक है। ये क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है बात। क्योंकि जब से ये ऑप्शन आ गया है तब से आपको बिना पहले इन स्टेटमेंट को देखे पहले जनरल केस में ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है ना, समझ रहे हो बात? यस सर। हाँ, पहले आपको बिना ये स्टेटमेंट देखे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जनरलाइज्ड वे में आंसर आ रहा है इसका। अगर वहीं से आंसर आ गया तो फिर तो इन स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आपका आंसर सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आसमा? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, ये वाला। ये हो गया, हाँ सर। क्या आंसर आ रहा है? सर इसमें स्टेटमेंट 2 ही मतलब करेक्ट है। 2 ही करेक्ट है, तो आंसर क्या सर हाँ, हाँ 2 ही करेक्ट है, तो मुझे ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ सर कि कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, हाँ, तो फिर मैंने ऑप्शन ए रखा। गणेश कुमार, हाँ सर, क्या आंसर है इसका? मेरा तो ये आया था सर। नहीं, इसमें से पहले बताओ कि ये चीज़ बिना स्टेटमेंट के चेक हो रही है? बिना स्टेटमेंट के चेक हो रही है ये? पी क्यू जो है वो इंटीजर्स हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑड, क्या ये ऑड है? मैंने 1 और 3 एक करवाया था सर, वैल्यू रख के। 1 और 3 रख के? यस सर। क्यों? पी का 1, वो ऑड ऑड ना, सो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स बोल के पी क्यू इज ऑड, मैं ऐसे चेक कर रहा था सर मैंने पहले। नहीं, क्या मतलब कि 1 और 3 जो आपने लिया वो किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग लिया? आपने जो 1 और 3 वैल्यू ली वो क्या सोच के ली? हम्म?
बताओ। स्टेटमेंट देखा सर अरे मैंने यार फिर वही बात मेरे भाई, तुम इन क्वेश्चनों में पक्का गलती करोगे, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो। ठीक है सर। ठीक है, आई ओके एम सर। यूजिंग वेरी हार्श वर्ड्स, लेकिन ये रियलिटी है। क्योंकि सही है भाई सर। ये जब तक ये वाली स्टेटमेंट पे तुम मतलब इस वाले ऑप्शन पे ध्यान नहीं दोगे, इस ऑप्शन में क्या मतलब क्या है बताओ मुझे, ऑप्शन डी का मतलब। स्टेटमेंट नहीं देख के भी हम कुछ कर सकते हैं, हाँ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हाँ, पूछ के। मतलब क्वेश्चन का आंसर जो है हम बिना किसी स्टेटमेंट का यूज़ करे भी दे सकते हैं। तो बिना किसी स्टेटमेंट का यूज़ करे देना है तो इन दोनों को तो देखना ही नहीं है ना कि कौन इवन है कौन ऑड है क्या है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है। सही है सर, सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऑड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बस हमें इतना पता है कि पी और क्यू इंटीजर्स हैं। अब उन दोनों में से दोनों ऑड हैं, दोनों इवन है, एक ऑड है एक इवन है, कौन सा ऑड है कौन सा इवन है कुछ नहीं पता, बस केवल इतना पता है क्वेश्चन में कि ये दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब 1 2 3 4 5 6 दैट टाइप, डेसिमल नंबर्स फ्रैक्शंस नहीं है, नेगेटिव नहीं होंगे, इंटीजर्स हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं वैसे, तो इसने कुछ ये भी नहीं दिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ये। ठीक है, अब यहाँ से चेक करके बताना है कि क्या ये ऑड है या क्या ये ऑड नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन का जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट मीन्स द आंसर शुड बी कंसिस्टेंट। कि ओके इज सर। दिस एक्सप्रेशन ऑड, तो आंसर शुड बी ऑलवेज या तो यस या तो नो। दैट इज द मीनिंग ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, कि इस सवाल का जो हम कह रहे हैं कि आंसर हम कर सकते हैं, उसका मतलब ये है कि या तो हमेशा यस होगा आंसर या हमेशा नो होगा। अगर कभी यस कभी नो है, ठीक है, तो वो इसका मतलब है कि वी आर नॉट एबल टू आंसर। समझ गए बात। यस सर। अब आप अगर पॉजिटिव को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के उसको छोड़ो, क्योंकि वैसे भी आप ये हिसाब लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, उतना ज़्यादा मत जाओ, लेकिन आप ये है कि दो इंटीजर्स को ऑड और इवन तो मान सकते हो। ठीक है, या तो दोनों जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, पी और क्यू, या तो दोनों ऑड है या दोनों इवन है, या एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, यही तीन सिचुएशन हो सकती हैं, हाँ कि ना। हाँ सर। अगर ये दोनों ऑड हैं तो ऑड इंटू ऑड विल बिकम ऑड। ठीक है, ऑड इंटू ऑड विल बिकम ऑड, ऑड इंटू ऑड विल बिकम ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इवन, इवन प्लस ऑड इज ऑड। ठीक है, जब मैंने दोनों को ऑड लिया तो पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑड, यस, माई आंसर विल बी यस। ठीक है, कि इज दिस ऑड, यस। दोनों को मैंने इवन लेता हूं तो ये इवन, इवन इंटू इवन इवन, इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस इवन प्लस इवन, मतलब ये इवन और ये भी इवन, तो इट इज इवन। तो इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ऑड, माई आंसर विल बी नाउ नो, दिस इज नॉट ऑड, दिस इज इवन। तो एक कंडीशन में मेरा ऑड आ रहा है, एक कंडीशन में इवन आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या, कि आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इज ऑड। और ये कब हो रहा है, जब मैं बिना किसी स्टेटमेंट को चेक करके बता रहा हूं। ठीक है बात। यस सर। तो यानी कि आंसर ऑप्शन डी तो नहीं है, क्योंकि विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आई एम अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट वन सेज, अब स्टेटमेंट चेक करो, p प्लस क्यू इज इवन। अब p प्लस क्यू इवन होने का मतलब क्या है, या तो ये है दोनों इवन होंगे तभी इवन आएगा ऐड करके, या दोनों ऑड होंगे तभी इवन आएगा, यस और नो। यस सर। अब जब मैं इन दोनों से चेक करूंगा तो फिर यही दो सिचुएशन बनेंगी, व्हेन बोथ आर ऑड तो इट विल बी ऑड, व्हेन बोथ आर इवन इट विल बी इवन। तो अगेन आई एम नॉट एबल टू आंसर यूजिंग स्टेटमेंट वन ऑल्सो, तो ये भी गया। ठीक है, सेकेंड वन से पी क्यू इज ऑड। अब पी क्यू ऑड कब हो सकता है, व्हेन इट कुड बी ऑड, जब उनमें से एक ऑड हो और एक इवन हो। बाबू दोनों ऑड होने चाहिए, सर एक ऑड और एक ऑप्शन, इवन होगा तो बवंडर हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा फिर। स्टेटमेंट वन का बोल रही सर, स्टेटमेंट टू में दोनों ऑड होने चाहिए। स्टेटमेंट वन तो मैंने बता दिया आपको कि दोनों या तो ऑड हो या दोनों इवन हो, हाँ हाँ, दोनों ऑड होने चाहिए सर। दूसरे वाले के लिए दोनों ऑड होने चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी इवन हो गया, इवन की तो डेफिनेशन ही पता है कि टू का फैक्टर है, अगर दोनों में से एक भी इवन हो गया तो ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके इवन बन जाएगा। यानी कि ऑड होने के लिए पी एन क्यू दोनों ऑड होने चाहिए, यानी कि सिर्फ ये वाली कंडीशन बोथ आर ऑड।
ठीक है, और बोथ आर ऑड में आपको पता लग रहा है कि यस दिस इज ऑड। ठीक है, तो व्हेन दिस स्टेटमेंट 2 इज देयर कि पी क्यू इज ऑड, देन माई क्वेश्चन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि वेदर दिस एक्सप्रेशन इज ऑड, यस दिस एक्सप्रेशन इज ऑड व्हेन पी क्यू इज ऑड। तो आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ओनली स्टेटमेंट 2। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है बात। सर वो स्टेटमेंट थोड़ा ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन लगता है सर, एक बार एक्सप्लेन करो इसमें सर। ए और सी में सर। देखो, ए का मतलब है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। जो यहाँ पर हो रहा है कि दोनों में से एक से आप जवाब दे पा रहे हो लेकिन दूसरे से नहीं दे पा रहे हो। जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है तो आंसर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग ओनली स्टेटमेंट 2 बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 1। ठीक है, कि दोनों में से एक से जवाब दे पा रहे हो लेकिन दूसरे से नहीं दे पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो द कंडीशन। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन ए। ऑप्शन सी का मतलब है कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। कि अगर आप ए से भी नहीं दे, मतलब स्टेटमेंट 1 से भी नहीं दे पा रहे हो, 2 से भी नहीं दे पा रहे हो, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर रहे हो तब आंसर दे पा रहे हो। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तक बात तभी पहुंचेगी जब आपका आंसर दोनों स्टेटमेंट से नहीं आ रहा है। अगर आपका दोनों में से किसी एक से आंसर आ गया तो आपका ऑप्शन सी तो होएगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सी में ये साफ साफ लिखा होता है कि कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, कि दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट से अलग अलग आंसर नहीं आ रहा है, मतलब अलग अलग स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा है। जब दोनों को आप साथ में कंबाइन कर रहे हो तभी आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ सर, ये और मैं बी अब तब यूज करेंगे हम, दोनों सही हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि आंसर क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, कि दोनों में से किसी से भी आंसर आ रहा है, या तो इससे आ रहा है या इससे आ रहा है। उसमें ये नहीं है, ए और बी में ये अंतर है। ए का मतलब है कि एक से आ रहा है तो दूसरे से नहीं आ रहा है। ओके बी का ओके, मतलब है कि दोनों में से किसी से भी आ रहा है, या तो ए से आ रहा है या मतलब 1 से भी आ रहा है, 2 से भी आ रहा है। ठीक है, और दोनों से नहीं आ रहा है अलग अलग, और दोनों को कंबाइन करके आ रहा है तो ऑप्शन सी। और किसी से भी नहीं आ रहा है, मतलब बिना इसके भी आंसर आ जा रहा है, तो ऑप्शन डी। पहले से बेसिकली ये होता था कि इन दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब वो एक स्टेप और था। आप स्टेप समझो ना, 2 स्टेटमेंट है, 2 में से किसी एक से आंसर आ रहा है, किसी एक से नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए। दोनों से आंसर आ रहा है अलग अलग, ऑप्शन बी। दोनों से अलग अलग नहीं आ रहा है, कंबाइन करके आ रहा है, ऑप्शन सी। लेकिन दोनों से कंबाइन करके भी नहीं आ रहा है तो ऑप्शन डी। वो पुराना वाला जो ऑप्शन डी होता था वो था वो, यस सर। कि आंसर क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। लेकिन अब इन्होंने ये ऑप्शन डी को बदल दिया है। अब ऑप्शन डी ये हो गया है कि बिना यूजिंग स्टेटमेंट्स भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, यस और मैं आपको ये चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का देखो कभी कोई भरोसा है नहीं। अभी तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट के नंबर नहीं लिखते। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पर ये वन ऑफ द स्टेटमेंट्स या इसके बजाय ये लिखना शुरू कर दें कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 2 बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग स्टेटमेंट 1। ठीक है, यस सर। तो ऐसा भी ऑप्शन चेंज हो सकता है, क्योंकि आपने एक इस तरीके के ऑप्शन चेंज जीएस पेपर में देखे होंगे। पहले से जीएस पेपर में जो असर्शन रीजन टाइप के या 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे वो सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट में आते थे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, उसके 4 ऑप्शन होते थे कि स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, दैट इज ऑप्शन ए। सेकंड होता था कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन होता था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स। और फोर्थ ऑप्शन होता था कि फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अब उसमें आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट कर दिए हैं, और 3 स्टेटमेंट में वो कहता है कि सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड आइदर वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। यस सर। तो उस हिसाब से अगर आप उस पैटर्न को पकड़ के चलें तो यहाँ पर भी यूपीएससी अगर कोई चेंज कर दे तो मतलब एकदम से शॉक नहीं होना है। ठीक है, वो कर सकता है चेंज। इसलिए आप इन स्टेटमेंट्स को, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि आप इनको ऐसा ही नहीं कि आप यहाँ पर कुछ भी करके आंसर लगा दो। वो हो सकता है कि कुछ भी करके आपका आंसर भले ही आप ABCD अभी ठीक कर दो, बट अगर वो ऑप्शन बदल गए तो ये फंस जाओगे यहाँ।
जब तक आपको यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी नहीं होगी कि क्या हो रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। आसमा क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये वाला 4 सर। हो गया, ये भी, हाँ सर। ये भी आसान है। ठीक है, 3 की पावर 3 में ले जाओगे तो -1 बनेगा, और -1 + 7 4। ये वाला हाँ सर, किया। आंसर सर 3। 3, क्या क्या? 1 4 और 7। 1 4 और 7, ठीक है। गणेश कुमार हो गया? हाँ सर। ठीक है, ये वाला किया सर। आ गया हाँ। आंसर? आंसर बोथ। बोथ आर करेक्ट। यस सर। गणेश तो मेरा कुमार 2 ओनली आया सर, वो पहला वन में समझ में नहीं आया मेरे को, वो थोड़ा गलत हो रहा था, तो सेकंड वन में आया। सेकंड वन हो रहा है। हाँ, ओनली 2 आया था मेरा भी। देखो सेकंड वन तो बिल्कुल सिमिलर है जो भी हमने पीछे करा, वो 327 और 173 वाला। सर। ठीक है, बीच में उसमें भी प्लस था, इसमें भी प्लस है, और ऑड पावर चल रही है तो डिवाइडेड बाय 5। वहाँ पर 500 था, यहाँ पर 100 है। वहाँ पर 500 वॉज 327 + 173, यहाँ पर 100 है 67 + 33, बात एक ही है। ठीक है, यस सर। मतलब ये बेसिकली एक्सप्रेशन क्या है, a⁻n + b⁻n इज डिवाइडेड बाय a + b। ठीक है, यस सर। और a⁻n + b⁻n जो है वो डिवाइड होता है a + b से व्हेन n इज ऑड। जब n की वैल्यू ऑड होगी, वो पीछे हम उसका प्रूफ अभी देख चुके हैं। यस सर। ठीक है, कि पावर को अगर आप इवन करोगे तो वो जो आप वैल्यू लोगे, जैसे अगर आप इसको 2 बनाओगे, अगर मतलब लेट से 67⁻2 + 33⁻2 आप करोगे इसको इवन पावर में, तो 33 डिवाइड बाय 100 यू विल गिव यू अ रिमाइंडर ऑफ -67, है ना। तो -67 का स्क्वायर जब आप यहाँ से करोगे तो ये माइनस साइन स्क्वायर होने की वजह से प्लस हो जाएगा फिर से। तो ये चीज़ जब आप इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये रिमाइंडर आपका 0 नहीं देगा। ठीक है, ठीक है लेकिन सर। जैसे ये पावर ऑड होती जाएगी तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो माइनस का जो पावर ऑड होगा तो उसकी वजह से ये बीच में माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये आप चाहो तो याद रख सकते हो कि a⁻n + b⁻n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a + b व्हेन n इज ऑड। ठीक है, हाँ सर। अब ये दूसरा वाला भी वैसे आइडेंटिटी है, बट इसको अगर आप आइडेंटिटी के रूप में नहीं यूज करना चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 100 107 to the power 100 minus 76 to the power 100 डिवाइडेड बाय 61। ठीक है, अब देखो, आपको एक आइडेंटिटी मैंने बताई है शुरुआत में, दैट इज a² - b²। याद है? a² - b², याद है नहीं है? अरे बोलो। अभी तो नहीं याद आ रहा है सर। अरे a² - b² जो अभी आप पीछे बता रहे थे मुझे, a + b a - b यार। ये वाला। हाँ 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 सर। तो क्या है और क्या। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो। हाँ सर। ठीक है, तो ये प्लस, मतलब एक बार ये पूरा टर्म जो है ये अंदर वाला ये a हो गया। ठीक है, ये पूरा टर्म अंदर वाला b हो गया। तो इसको आप एक बार a + b यानी कि 107/50 प्लस 76/50, एक ये बन जाएगा, और एक 107/50 माइनस 76/50। ठीक है, और नीचे ये डिवाइड बाय 61 जो है ये चल रहा है। क्लियर है बात? हाँ अब इस 50 को और तोड़ो। ठीक है, 25। ठीक है, फिर उसके बाद उसको पावर को अलग अलग करते जाओगे तो ये लास्ट में रिड्यूस होके आपका, मतलब इसमें एक टर्म जो है वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, जब a + b a - b में चलोगे तो लास्ट पावर में जब आप जाओगे तो ये इस तरीके का टर्म आएगा नहीं आएगा? एक ये आएगा ना। जब इसकी पावर को रिड्यूस करते जाओगे तो ये लास्ट में 1 1 पावर में जाके ये बन जाएगा,
ठीक है। ओके सर। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? मतलब इसका सम कितना होगा? ले 183 183 होगा ना? तो 183 इज डिविजिबल बाय 63, यस और 61, यस और नो? सर। 3 टाइम्स जाएगा ना? यस सर। तो मतलब इधर के बाकी जितने भी टर्म्स आते जाएंगे वो कुछ भी हो, बट लास्ट में जो एक आएगा तो वो ऊपर नीचे पूरा कट कर देगा, तो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो गया वो। ओके ठीक है। ओके। तो यानी कि 61 डिवाइड्स दिस, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। तो आसमा आप तो कह रहे थे आपने कर लिया ये, हाँ सर, किया ना मैंने। तो फिर क्या, कैसे किया? बहुत बोला ना नहीं नहीं, सर। कैसे किया? सर मैंने ऐसे किया है, हम्म, इन्होंने बोला कि 61 डिवाइड्स करेगा ये पूरा को, उसका मतलब होता है उसका रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ। अच्छा, आपने तो फिर से फिर निकाल के देखा? हाँ, 107/61 का रिमाइंडर निकाला और हम्म, इसका रिमाइंडर निकाला, उनको माइनस किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, तो मतलब इसीलिए मैंने पूरा पूरा कंप्लीट। उतना बड़ा रिमाइंडर निकाला? सर 107/61 कितना आएगा? प्लस 46, 76 आएगा उसका रिमाइंडर। 46, नहीं, 76 आएगा उसका रिमाइंडर। 76, हाँ, 76 आएगा उसका रिमाइंडर। आप 10। देखिए 183 माइनस 107 कितना आएगा? 76 आएगा। किसका बोल रहे हो? अभी 61, अभी 107 किसके नियर है? 183 के नियर है। अगर 61 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है हाँ। तो 183 माइनस 107, तो रिमाइंडर बनेगा 76। हम्म। तो ऐसे किया तो सर। सर मैं फोटो भेजूं? नहीं, 107 को आप 183 कैसे बना रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। हम्म। सर 107/61 करे तो हम्म। रिमाइंडर कितना आएगा? 15 आएगा। 15। ठीक है। हाँ, 15 आएगा। 107 डिवाइड बाई 61, 76/61 में आएगा 15 तो। नहीं सर, 107/61 करेंगे तो क्यों नहीं आएगा? कितना आएगा? या तो मैं कुछ गलत समझ रहा हूँ। 107 टू द पावर 100 डिवाइड बाई 61, ठीक है। सर पावर 100 का रहने दे। चलो वन ठीक है, जीरो पावर सेवन 100 बाई रहने भी दें, चलो इसका बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? 107/61। 107/61 है ना? इसका हाँ, रिमाइंडर कितना आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। 76 नहीं आएगा। यार गणेश कुमार, हाँ सर। ये क्या कह रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसका नहीं। इसका रिमाइंडर 76 कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है आपको? यार मुझे एक बात बताओ आसमा, हो सकता है कि वी आर नॉट ऑन द सेम पेज, बट जब ये नीचे डिवाइजर की वैल्यू 61 है तो रिमाइंडर 76 कैसे आएगा इसका? 107 का स्क्वायर किया सर मैंने। नहीं सर, गलत था। सर सॉरी, गलत था, मेरा ही गलत था। नहीं, मैं तो एक बात आपसे सीधी सी ये पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि इसका रिमाइंडर आ रहा है 76, अरे बाबू जब इसका डिवाइजर ही 61 है 46। नहीं तो नहीं रिमाइंडर सर, 76 कैसे आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। 46 है। इसका रिमाइंडर तो 46 आएगा। Yes, sir। या नेगेटिव सर करना चाहो तो -15 आ जाएगा, चलो वो भी मान लें हम। ठीक है, -15 आ गया। और हाँ। अब इसको -15 ही रखते हैं। और आप पीछे पीछे वापस आइए। वहां पे वो था 76/11, सॉरी 76/61। हम्म। अब 76/61 को लीजिए, तो 15। यहाँ पे आएगा +15। ठीक है। अब -15 टू द पावर 100। हाँ ठीक है, आप समझ गया मैं। हाँ, तो 15 टू द पावर 100 को हम बाहर निकालेंगे, हाँ ठीक -1 है, और ये प्लस। आपका मतलब 15 टू द पावर 100 हो गया, हाँ और ये भी 15 टू द पावर 100 है, और बीच में माइनस है, हाँ तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना? हाँ सर, हाँ, है। ऐसा कुछ कहो तो समझ में आए यार। सर मैं पहले 15 बोल रहे हैं आप, मतलब नहीं मैं नहीं। एक्सप्लेन करेक्ट से कर नहीं पाई। हाँ नहीं ओके। ठीक है, नहीं वो चलो 15 तो मैं समझ पाया, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा था ना यार।
इसमें कुछ हाँ गड़बड़ है आई थिंक। हाँ बट 76। मैंने ये 15 वाला ही किया था, 15 वाला ठीक है। इसीलिए बोला कि मैं फोटो भेजूं तो नहीं कोई नहीं, चलो कभी कभी हो जाता है ना। ठीक है चलो, ये वाला, ये वाला हो गया हाँ सर, आंसर। बोथ। बोथ, वैल्यू रख के करा। हाँ सर, वैल्यू रखिए किया। गणेश कुमार, हाँ सर, मैं भी वाले रख के वैल्यू करा रख के किया। सर। वैल्यू n इज अ नेचुरल नंबर, p इज ऑलवेज ऑड। वैसे देखो ऑलवेज वाले जहाँ पर स्टेटमेंट होते हैं ना, वहाँ पर वैल्यू रखना कभी कभी डेंजरस हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के केस में तो चलो आप वैल्यू रख भी सकते हो, बट वैल्यू रख के कर लिया तो वैसे ठीक है, बट आप इसको वैसे भी कर सकते हो। कैसे? ऑड इवन का यूज़ करके। ठीक है, क्लियर है बात? कर लोगे हाँ सर। ऑड इवन रख के? हाँ सर। है आसमा? हाँ हाँ सर। क्योंकि ये एन जो ये वैल्यूज़ हैं, ये अगर ये आपका ऑड है तो ये डेफिनेटली इवन है, फिर ये ऑड है और फिर ये इवन है। ठीक है, और इन सब का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इवन। इवन आएगा, और उसमें एक प्लस वन हो रहा है तो यानी कि ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा? ऑड वन है। ऑड। तो आपको एन की कुछ भी वैल्यू लेते रहो, अगर आप इवन लोगे तब भी वही होगा, है ना? ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही आएगा, और क्योंकि प्लस वन है तो दिस बिकम्स ऑड। तो दिस इज ऑलवेज ऑड, ये ठीक है, ये बिना आप वैल्यू रखे भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद पी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसमें अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपको आंसर परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक यस है, सर, n इक्वल्स टू 4 ले तो आता है सर। कुछ भी लें, आज सब में आएगा वो। ठीक है, सर इधर p इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बोले तो वो गलत होते ना सर, नहीं सेकंड गलत वाला। तो देखो, गलत तो नहीं होता, बट उसमें चांसेस रहती है ना कि आपको, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज तो नहीं चेक करी ना। हाँ हाँ हाँ। होगा वैसे वो परफेक्ट स्क्वायर ही, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है ना, मतलब यस ये बेसिकली क्या है, दीज आर फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यस सर। है ना? एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, ये हमेशा कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे। ठीक है, और एक आइडेंटिटी बेसिकली ये कहती है कि जो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, फोर कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस वन, ये बेसिकली बनता है एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करना, पूरे को घर जाके कर लेना, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना, ओपन करना, सिंप्लीफाई करना, और इसको ओपन करके सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? इसकी क्या सर? आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है आसमा? सर नहीं पता। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ठीक है, ओके। ओके ओके। तो इस आइडेंटिटी से अगर आप मतलब इसको ओपन करोगे, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये सेम आएगी। ठीक है, अब जब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसी नंबर का होल स्क्वायर ही बन रहा है ना, तो एन की वैल्यू कुछ भी होती रहे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा ना हमेशा। यस सर। ठीक है, ओके सर। ये एक आइडेंटिटी होती है, मतलब इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए काम का इसलिए भी नहीं है क्योंकि कितना रटोगे यार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप नंबर रख के ही चेक कर लो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है, हाँ सर। चलो अगला, ये वाला। ये नहीं किया था सर मैंने। क्यों किया? नहीं कि हुआ नहीं? नहीं हुआ, नहीं नहीं किया। हुआ आसमा? आसमा हो गया? क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज़ अब तक आ रही है? हाँ सर। तो ये आसमा कहाँ हेलो। गई? हाँ आसमा,
हाँ सर, वो करंट चला गया तो वो वाईफाई बंद हुआ एकदम से। अच्छा, हाँ अब ठीक है। हाँ सर। ये वाला कर लिया हाँ सर, किया। आंसर। सर उसकी 8 पॉसिबिलिटीज है। 8 पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ सर। ये तो आसान था यार गणेश कुमार। इसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड एक 3 डिजिट का नंबर है, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द 3 डिजिट्स, 3 डिजिट नंबर दैट इज एक्स वाई जेड एंड वाई एक्स जेड। इसमें केवल एक्स और वाई यानी कि 100 प्लेस और 10 प्लेस की यूनिट को रिप्लेस किया है, इंटरचेंज। उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है 90। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर द सम एक्स प्लस वाई। अब ये तो बड़ा आसान है यार। एक्स वाई जेड का मतलब हो गया 100x प्लस 10y प्लस जेड, और वाई एक्स जेड का मतलब हो गया 100y प्लस 10x प्लस जेड। इनका डिफरेंस करो तो जेड से जेड तो गया, 100x और 10x माइनस करोगे 90x और माइनस 90y। इसका जो वैल्यू है इक्वल टू 90 दी हुई है, तो यानी कि 90 कॉमन कर लो तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, Yes. तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 का मतलब क्या हो गया, ये अगर 9 है तो ये 8 है, ये 8 है तो ये 7 है, ये 7 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। और इन सब का आपको सम की वैल्यूज़ चाहिए। तो सम की वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, जैसे 17 15 16 16 नहीं 13 11 9 7 5 3। तो ये सारी वैल्यूज़ बन रही हैं। दीज आर हाउ मेनी वैल्यूज़, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट फॉर द सम एक्स प्लस वाई, दैट इज 8। ठीक है, Okay. नेक्स्ट ये वाला हुआ, हाँ सर। ये भी हो गया। हाँ हाँ सर। कैसे किया। पावर में पहले पावर्स जो है सर, हाँ उनमें देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है तो 2 टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 4 होगा। फर्स्ट वन का 2 टू द हाँ पावर 36 है, और हाँ दूसरा होगा 2 टू द पावर 9 टू 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 9 जो 9 है, 2 टू द पावर 9 उसको हम्म बाहर निकाला, उसको और -1 को बाहर निकाला। करेक्ट। 2 टू द पावर 9 को और -1 को बाहर निकाला। हाँ, उसका ही वैल्यू देखा सर। फिर उसके बाद क्या बिकॉज करा। एचसीएफ पूछ रहे हैं, एचसीएफ पूछ रहे हैं तो वही बस एचसीएफ है, इसीलिए उन्हीं का बाहर निकाला। गणेश कुमार। सर मैंने क्या है वो पावर रिड्यूस किया सर, और 2 टू द पावर 9 आता है। एबीपी को कॉमन है 36 और 45 का कॉमन कौन सा है, एलसीएम का 9 आया सर। एचसीएफ एचसीएफ का 36 एंड 45 का 9 आया था सर। हम्म सो 2 पावर 9 माइनस 1 से कर दिया था। 2 पावर 9 512 माइनस 1 आया था, सो 511 आया सर। ऐसा करके मैंने। सर आप इसको सॉल्व करवा दो। 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ। सो 36 और 45 का एचसीएफ निकल सकते हैं ना सर। नहीं वो सेम। तो ठीक है, 1 मिनट वो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मुझे एक चीज़ सोचने दो पहले। इसको थोड़ा सा अगर हम वैल्यू को छोटा करें, लेट से 2 टू द पावर 3 माइनस 1 एंड 2 टू द पावर लेट से 6 माइनस 1। ठीक है, तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 कितना हुआ 7। 2 टू द पावर 6 माइनस 1 कितना हुआ, कितना हुआ 63, है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो 7 और 63 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो क्या आएगा, नहीं, 7 7 और 1 63 का
7। 7 आएगा ना? हाँ सर। नहीं वो ठीक है बात, बट मैं जो मतलब आपने जो कहा कि उसको ऐसे कॉमन लेना है, वो कॉमन लेने वाला मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 to the power 3 - 1 7 वैसे तो ठीक है, मतलब जब तक आप उसको या तो आप उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिड्यूस कर लो तो कॉमन ले सकते हो, बट ऊपर जो आपने कहा कि 2 to the power 9 - 1 आपने उसमें से कॉमन ले लिया, ऐसे कैसे कॉमन लोगे यार? ले सकते हो क्या? हम्म सर ये 2 to the power 3 एंड 2 to the power 6 ये कहाँ से है? ये मैं ऐसी ये तो मैं ऐसी रैंडम नंबर लिया है। ओके मैं ओके इसको मतलब मैं ये जो कंसेप्ट है इसको छोटी वैल्यू पे पहले चेक करना चाह रहा हूँ ना। ओके ओके। मैंने ऐसे ही नंबर लिए हैं कि इन दोनों में भी कुछ आपस में मल्टीपल है, जैसे यहाँ पर 36 और 45 में 9 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर मैंने इसको 3 और 3 का ले लिया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये वाली वैल्यू जो है ये 7 बनेगी, है ना? ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? 63। ठीक है, तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर लूँ फिर मैं यहाँ से कॉमन लूँ तो फिर वो तो एचसीएफ, वो तो डायरेक्ट एचसीएफ ही हो गया। हाँ सर। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से जैसे आप कह रहे हो कि आपने इन दोनों में से 2 to the power 9 - 1 कॉमन लिया, है ना? हाँ सर। तो वो कॉमन क्या लिया? वो तो फिर एचसीएफ ही हो गया, हम्म। है कि नहीं बात? बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता एग्जैक्टली exactly, तो मैं इसको कॉमन ऐसे निकाल सकता हूँ क्या? बिकॉज एचसीएफ में कॉमन फैक्टर लिखा है ना, तो फैक्टर का तो बात अलग है, कॉमन लिखा है ना, तो सर ऐसे सोच के उसको कॉमन लिया मैंने, पर मुझे पता नहीं कि वो सही है या गलत। वही 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 मैं भी देखना चाह रहा हूँ कि क्या वो चीज़ सही है, क्योंकि वैसे वैसे मैंने भी उसको एनालाइज नहीं किया। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ जब तक अगर वो उसकी हमारे को न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई तो बात ठीक है। ठीक है कि ये जो है वो 7 है, ये 63 है, तो अब मुझे पता है कि 7 और 63 में से अब तो कॉमन क्या है? अब तो एचसीएफ ही वही है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इन दोनों में से ये हम कॉमन ले सकते हैं, 2 to the power 36 और 2 to the power 45 में से तो 2 to the power 9 कॉमन हो गया, वो तो ठीक है चलो बात। लेकिन ये जो -1 है बीच में, ये -1 को ऐसे डायरेक्टली बाहर कॉमन कर सकते हैं हम? ये चेक करना पड़ेगा एक बार यार, मुझे भी इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, मैं एक बार इसको चेक करके बताऊंगा आपको फिर। ठीक है, आंसर हालांकि वो ठीक है, आंसर तो यही है 512, दैट इज 2 to the power 9। हाँ, ये जो आपने लिखा है ना 2 - 1 इज इक्वल टू 7 और 2 to the power 6 हम्म -1 इज इक्वल टू 63। हम्म अब 2 और 2 6 3 और 6 के अंदर हम्म हम एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ तो 3 आएगा। हाँ हाँ, तो 2 क्यूब का 2 क्यूब रहेगा 8। ठीक है, -1 हम अगर इस पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं कि पिछले वाला कि हम कॉमन -1 साथ क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है सर। नहीं अप्लाई तो सॉल्व हो करके रहा है, देखिए। मैं वो तो आपकी बात ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ जैसे मुझे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग गई ना, तो मैंने कहा 7 है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे होगा तो ये जैसे अब देखो सीधी सी बात ये है कि जैसे इसका ये वाला जो फैक्टर है दैट इज 511। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, मतलब ये एचसीएफ हाँ आ रहा है ना, तो हाँ इसकी सर। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसमें से 511 तो कॉमन आएगा ही आएगा, हम्म, क्योंकि वो तो उसका एचसीएफ है, तो वो तो आएगा ही आएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो ये मतलब ये कॉमन तो आएगा, आना तो है ही है उसने कॉमन, तभी वो एचसीएफ है उसका। बट वो चीज़ को मैं विजुअली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये प्रॉब्लम हो रही है। आप कर पा रहे होगे अच्छी बात है, बट मैं नहीं कर पा रहा कि मैं इसको जब तक मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मैं ये चीज़ को ऐसे कॉमन कैसे ले लूँ फिर, ये बात है बस। सर पावर रिड्यूस करो सर, एक बार चेक करके देखो रिड्यूस कर सकते हैं क्या बोल। कहाँ तक रिड्यूस करेंगे भाई? 2 और 36 है वो, कॉमन मजाक आने तक मजाक उड़ के करें, रिड्यूस। कॉमन आने तक, और पावर से अरे कॉमन आने कॉमन तो तक। बाबू आएगा ही आएगा, जहाँ मैं कह तो रहा हूँ आंसर जब ये है तो कॉमन तो ये आएगा ही आएगा। हाँ बट सर। इसको रिड्यूस कहाँ तक करते रहेंगे? इसकी कोई हद है रिड्यूस करने की?
2 पावर 10 ही आपका 1024 होता है भाई, उसके ऊपर भी सर 26 पावर और है। विजुलाइज नहीं हैं? सर आप क्या विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं? मैं यही विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये वैल्यू को मैं ऐसे डायरेक्टली -1 के साथ बाहर कॉमन कर सकता हूँ ये। अगर हमें वो पावर का वैल्यू पता है तब भी हम ले सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, पावर अगर अगर ये सिर्फ इतना है, ठीक है, कि 2⁻36 और 2⁻45, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो वो तो ठीक है, 2�9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। बट ये जो ये साथ में ये -1 आया है, ये मेरे से विजुअलाइज नहीं हो रहा है कि ये कैसे कॉमन आ रहा है बाहर। हालांकि अच्छा वो ठीक आ है। रहा है, मैं फिर भी कह रहा हूँ आ रहा है। हमने ये छोटी वैल्यू पे रख के देखा तो भी आ रहा है, और बड़ी वैल्यू का भी आंसर यही है, तो इसका मतलब आ तो रहा है, लेकिन मैं उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बस ये बात हो रही है सिर्फ। आ रहा है, तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं है। इसको सॉल्व करके देखते हैं सर। 2⁻³ - 1 और 2⁻6 - 1 इसको साइड में लिख लो, और इसको हम करते हैं इसी की तरह, तो देखते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो ये तो आ ही रहा है, ये तो कर नहीं, ही लिया कॉमन हमने। लेके देखते हैं ना, कॉमन लेके देखते हैं। अरे तो कॉमन इसमें से आप यार देखो, इसमें तो सीधा सीधा इसमें आप 2⁻3 - 1 कॉमन ले लो, हाँ इसके तो हिसाब से आप 2⁻3 - 1 ही तो कॉमन होगा। जो हाँ आपने कंसेप्ट यहाँ लगाया है उसको अगर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या निकालोगे आप, 2⁻3 - 1, हाँ, तो 2⁻3 - 1 7 है तो सही, उसमें कहाँ दिक्कत है? उसमें दिक्कत नहीं है, कोई तो मैं दिक्कत नहीं यही है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये तो हो गया है, ये तो हो बस रहा आप है। विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको ऐसे कॉमन कैसे ले सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में भारी होती हैं। ठीक है दिस इज़ सर। वन ऑफ दैट थिंग, ठीक है, मैं इसको एक बार थोड़ा सा और मेक श्योर करूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टी दिक्कत वगैरह क्या है सर इसमें? क्या? एचसीएफ का प्रॉपर्टी वगैरह कुछ ऐसा है? नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है वैसे। प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि अगर अगर कोई नंबर इस तरीके के फॉर्मेट में है, a⁻m-1 और a⁻n-1, ठीक है, और इनका अगर आपको HCF निकालना है, तो इसका जो HCF होता है इन दोनों का, ये बेसिकली HCF की प्रॉपर्टी है, इन दोनों का जो HCF है वो होता है a⁻HCF ऑफ m(n-1), ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो गई 2, m की वैल्यू 36 मान लो, n की वैल्यू 45 मान लो, तो जो आपका HCF बनेगा वो बनेगा 2 HCF ऑफ 36 एंड 45, तो वो कितना हुआ 9, नहीं। ठीक है, 9 और -1, तो ये तो वही आ जाएगा। वो बात तो सही है, बट वो मैं हाँ विजुअलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि इसको कॉमन ऐसे कैसे लेंगे, ठीक है। मैं एक बार उसको थोड़ा सा करके, ये मतलब मुझे खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, बाकी आंसर तो ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये मैं कर लूँगा, दिस इज एक्सरसाइज फॉर मी, मैं कर लूँगा इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हाँ हाँ सर। आंसर। आंसर 9900। 9900। गणेश कुमार हो गया? नहीं सर। नहीं हुआ? नहीं सर। यार आप तो मुझे शुरू में बोल रहे थे कि लास्ट क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब हो गए। m² - n² इज 199, इसको हम फिर वही m+n और m-n ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे 199 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि m+n और m-n बन जाए। क्या कर सकते हैं? 100 इंटू, सर सॉरी 99। क्या क्या, नहीं, 1 199, क्योंकि हाँ 199 पे प्योर प्राइम नंबर है वो। मतलब 99 इंटू 1 है ना? 199। नहीं, 199 इंटू 1, सॉरी 199 इंटू 1, यही हो हाँ रहा है ना? सर, यस सर। क्योंकि 199 प्राइम नंबर है ना, ठीक है। अब इसको हाँ आप m+n और m-n के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा? मतलब 199 एक इंटू ये 1 बनेगा, एक ये बनेगा, तो यानी कि ये बनेगा 100 199। + 99 हाँ, और 100 -99। -99, ठीक है। तो दिस बिकम्स 199 और दिस बिकम्स 1।
तो यानी कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, और आपको m इंटू n करना है, तो दैट मीन्स 100 इंटू 99, सो यू गेट द वैल्यू एज 9900। ठीक है, ओके सर। बेसिकली उसमें कुछ नहीं है, बस ये फैक्टर्स को तोड़ना है किस तरीके से कि m प्लस n और m माइनस n बन जाए। ठीक है, चलो एक और, ये वाला भी हो गया। यस सर। कितना आंसर है? आंसर इसके 4 सर। 4 यस। हो गया। हाँ सर। ये तो आसान है, 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 और लेस देन 2000 आर प्राइम। तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 1, तो नंबर बनेगा 1 विच इज़ नॉट प्राइम। n की वैल्यू 2, नंबर बनेगा 3 विच इज़ प्राइम। n की वैल्यू 4, नंबर बनेगा 15 विच इज़ अगेन नॉट प्राइम। n की वैल्यू 5, नंबर बनेगा 31 विच इज़ प्राइम। n की वैल्यू 6, नंबर बनेगा 63 विच इज़ नॉट प्राइम। n की वैल्यू 7, नंबर बनेगा 127 विच इज़ अगेन प्राइम। n की वैल्यू 8, नंबर बनेगा 255 255 अगेन नॉट प्राइम। n की वैल्यू 9, नंबर बनेगा 511 विच इज़ नॉट प्राइम, और नंबर आएगा 10 दैट इज़ 1023 विच इज़ नॉट प्राइम। n की वैल्यू 11 में तो जाएगी नहीं, फिर वो 2000 से बड़ा हो जाएगा। तो आंसर इज़ 1, मतलब n की वैल्यू पूछी है इसने, नंबर्स पूछे हैं 1 2 3। एक और सर भी तो हम है, इसमें n की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं। n की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, यस 3 भी ले सकते हैं। हाँ यस 3 हमारी रह गई, n इक्वल टू 3, दिस विल बी 7। तो 3 7 31 और 127, दीज आर 4 नंबर्स विच आर प्राइम। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक यही लास्ट क्वेश्चन था। हाँ सर। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2024 के दूसरे वाले CDS तक थे, मतलब 2025 के दोनों और 2024 का दूसरा, जितने भी क्वेश्चंस हमने पिछले 1-2 दिन में करे ये वाले एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि अगर कभी आप लोगों को वक्त मिले, ज़बरदस्ती नहीं करना है, कभी अगर टाइम मिले, है ना, तो क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करनी है इन पेपर्स को ढूंढ के। हाँ सर। ठीक है, अगर नहीं मिले टाइम तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। पहले अपना जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी क्लास वाली शीट है, जो हमारी आंसर शीट असाइनमेंट शीट है, जो नोट्स हैं, इन सबको पढ़ने के बाद अगर किसी दिन लगे कि बहुत टाइम बच रहा है, करने के लिए कुछ है नहीं, सब कुछ कर लिया 2-2 बार, ठीक है, सर कौन सा एग्जाम का निकलना है सर क्वेश्चन? यूपीएससी का? CDS का ही निकालना। ठीक है, बाकी में तो किसी में ज़्यादा मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, NDA में थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, बट वो इस लेवल के नहीं मिलते, और इस टॉपिक के भी शायद ही मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, मेन आपके जो इस टॉपिक के क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक्स के भी मिलते हैं, बट उस पर कम होते हैं। सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे CDS में। ठीक है, हाँ सर। लेकिन वो कंडीशन है कि पहले बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद। ठीक है, पहले आप अपने जो नोट्स हैं, जो क्लास वर्क शीट है, जो असाइनमेंट शीट है, उन सबको जब तक 2-2 बार नहीं कर लिए, जब तक आपको हर क्वेश्चन अपनी फिंगर टिप पे याद नहीं हो गया उसका, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपना जो रोज़ का काम है वो छोड़ के वहाँ क्वेश्चन ढूंढने में लगे हैं। ठीक है, ठीक है सर। सब चीज़ें अगर 2-2 बार हो गई हैं, हर क्वेश्चन आपको अगर देखते ही फिंगर टिप पे बिल्कुल हो गया है कि हाँ इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, उसके बाद अगर लगे कि टाइम बच रहा है, अब क्या करें, है ना, कि बहुत टाइम बच रहा है, तो क्या करें, तब करना वो, तब ढूंढना CDS के पेपर 2021 2024 का फर्स्ट पेपर और उससे पीछे को। ठीक है, और तब ऐसे क्वेश्चन मिले तो तब करना उसमें से। क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे, इसी तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। बाकी उसमें एलजेब्रा बहुत होती है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत होती है, ज्योमेट्री बहुत होती है, वो मत करना। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखते ही बिल्कुल स्किप कर देना। जो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे हमने अभी तक करे हैं, बस उन्हीं को करना। ठीक है,
HCF LCM के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो अलजेब्रा बेस्ड हैं, वो मत करना, वो नहीं आते। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब नहीं करना। ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राइंगल, वो सिलेंडर, कोन, कुछ नहीं करना। ठीक है। चलो, तो आज क्या करना है? अब क्या करना है? स्टार्ट करो। कुछ करना है? हाँ सर। क्या करना है? वेन 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 डायग्राम। डायग्राम करना है? हाँ सर। करोगे? हाँ सर। सर उसका स्टार्टिंग बोल दो, मतलब कुछ। स्टार्टिंग क्या बोलना उसमें? स्टार्टिंग करते ही वो चैप्टर ख़त्म हो जाता है, वो चैप्टर ही ऐसा है। कल से हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। आज तो वैसे भी खैर क्वेश्चंस में टाइम निकल गया हमारा बहुत, बट कल से हम इस टॉपिक को करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए। थैंक यू सर।